हेलो स्टूडेंट्स, लक्ष्य टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 11 के क्वेश्चन नंबर 41 से 50 तक अपने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ हैविंग रेडियस, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ हैविंग रेडियस आर, द वेरिएशन ऑफ जी इज शोन। मतलब ग्रेविटी के लिए क्वेश्चन है। अर्थ के लिए बात करें तो सॉलिड स्फीयर मतलब एक कंडक्टिंग, अपन नॉन कंडक्टिंग कंडक्टिंग स्फीयर्स के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। ये आप ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन रेगुलर रिपीट हो रहा है हर साल, और कहीं ना कहीं से अगर अपन देखें तो कभी ग्रेविटी कभी मैग्नेटिज्म से आ रहा है। तो अगर अपन बात करें तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जी इक्वल टू होता है जीएम अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन ये फॉर्मूला लगता है सरफेस के बाहर के लिए, मतलब आउटसाइड द स्फीयर। अगर अपन बात करें ऑन द सरफेस तो भी फॉर्मूला यही रहता है, यहां पर है जीएम बाय आर स्क्वायर, यहां पर भी सेम है जीएम बाय कैपिटल आर स्क्वायर, वेयर कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ अर्थ। अगर अपन इनसाइड जैसे ही जाते हैं थर्ड, तो इनसाइड का फॉर्मूला है आई इक्वल टू जी एम बाय आर। ध्यान रखना स्क्वायर में है एक आर इधर एक आर इधर, मतलब अपने पास फॉर्मूला है जी एम आर। दैट मीन्स इनसाइड की बात करें तो इनसाइड के लिए अपन बोल रहे हैं आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर। तो इनसाइड के लिए जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। और आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोला। तो अगर अपन स्टार्टिंग से ग्राफ देखें तो पहले बनेगा स्ट्रेट लाइन, दैट मींस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर, और यहां पर बन रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब क्या बनेगा ये। तो अगर बात करें तो कौन सा ग्राफ सही है, बी। मतलब अपन पहले बोलेंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब स्ट्रेट लाइन, बाद में बोलेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दैट मींस पैराबोला। सेकेंड क्वेश्चन में बोले रेफ्रिजरेटर वर्क्स बिटवीन 4 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखना कार्नो इंजन, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर इंपॉर्टेंट है। तो अगर अपन देखें तो Q2 अपॉन W इक्वल टू T2 अपॉन T1 माइनस T2। क्या है फॉर्मूला, Q2 अपॉन W इक्वल टू T2 अपॉन T1 माइनस T2। तो Q2 कितना दिया हुआ है अपने को, दैट रखना आंसर दिया है वॉट में, और कैलोरी को कन्वर्ट करना है जूल में, तो 600 कैलोरी। तो Q2 इक्वल टू 600 कैलोरी, दैट मींस 4.2 डिवाइडेड बाय W T2। तो ध्यान रखना टेम्परेचर किस में रखना है, केल्विन। तो 4 डिग्री सेल्सियस दैट मींस कितना 277, और 30 डिग्री सेल्सियस दैट मींस कितना 303। यहां से अगर ध्यान दें तो अपने पास आ गया है T2 मतलब 277 डिवाइडेड बाय, और ध्यान से देखो यहां से देखें तो 303 माइनस 277। तो अगर दोनों को अपन माइनस कर लें तो दोनों के बीच का डिफरेंस अपने को दिख रहा है 26 के अप्रोक्स में है। यहां से अगर ध्यान देना कोई चेंज तो नहीं आ रहा है, 277 303, बस अब अपने पास हो गया है ऑलमोस्ट क्वेश्चन। ध्यान देना यहाँ पर, तो अगर अपन दोनों के बीच का डिफरेंस देखने जाएं, चेंज क्यों लग रहा है, 303 277, चलो ध्यान देते हैं 277। यहां से अगर आप वैल्यू चेक करो तो ये हो गया 600 इंटू 4.2 डिवाइडेड बाय W। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो अप्रोक्स डिफरेंस तो यहीं से दिख रहा है 4 माइनस 30, मतलब 30 माइनस 4, दैट मींस अप्रोक्स डिफरेंस है 26 27। ये कितने टाइम कैंसिल हो सकता है, 10 टाइम्स के अप्रोक्स में वैल्यू देख रहे हैं। ओमेगा इक्वल टू 600 4.2 डिवाइडेड बाय कितना लेकर आते हैं 10, ये भी कैंसिल कर लें तो ये आ गया आंसर 6 इंटू 4, तो 6 इंटू 4 दैट मींस 24। तो अप्रोक्स वैल्यू में अगर अपन जाएं तो यहां से देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई 42 इंटू 6 दैट मींस 240 या 252 के अराउंड में, मतलब 250 के अराउंड का जो आंसर है वो अप्रोक्स में सही है। एग्जैक्ट वैल्यू निकालने जाएं अपन, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करें अगर इनको मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 236, और आंसर किस में आएगा, वॉट। तो आंसर क्या है अपने पास 236 वॉट। क्वेश्चन नंबर 43 है, बॉडी कूल्स फ्रॉम ए टेम्परेचर 3T टू 2T। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, फॉर्मूला क्या है θ1 माइनस θ2 डिवाइडेड बाय T इक्वल टू K, θ1 प्लस θ2 बाय 2 माइनस θ0। लगा ले, दो बार लगा ले फॉर्मूला। तो पहले 3T माइनस 2T डिवाइडेड बाय 10,
के फाइंड करना है 3t प्लस 2t डिवाइडेड बाय 2, और यहां से टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर उन्होंने कुछ मेंशन किया है क्या? द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एट द एंड, ये दिया है रूम टेम्परेचर T। यहां से ध्यान दें तो अपने पास ये आ गया द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी नेक्स्ट 10 मिनट। तो यहाँ पे पहले सॉल्व कर लो, ये सॉल्व करेंगे T/10 इक्वल टू K। यहां पर ध्यान दो एलसीएम आएगा 2, 3t प्लस 2t, ये मल्टीप्लाई होगा माइनस 2t, तो ये कैंसिल हो गया। क्या आ गया? T/10 इक्वल टू K 3t/2, t से t कैंसिल, 2 से कैंसिल, कितना आ गया 5, 3 मल्टीप्लाई, तो k इक्वल टू आ गया 1/15। क्या आ गया? 1/15 आफ्टर 10 मिनट, नेक्स्ट 10 मिनट का। तो फिर से अपन लिखें तो 2t माइनस t2, ये फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 1/15। यहां पर क्या आएगा? 2t प्लस t2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस यहां पर कितना है अपने पास, फिर से रूम टेम्परेचर T, ये आ गया। ध्यान दो ये 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, सही है। यहां से ध्यान देना, तो 2t माइनस t2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 1/3। यहां पर फिर वही किया अपन ने, एलसीएम लिया, ये 2 का इधर मल्टीप्लाई, तो 2t प्लस t2 माइनस 2t, ये हो गया बेटा कैंसल। यहां से ध्यान दो, ये 2 से 2 कैंसल, 3 का मल्टीप्लाई करो, 6t माइनस 3t2 इक्वल टू कौन है अपने पास? t2, ये उधर जाएगा तो 6t इक्वल टू 4t2, तो t2 इक्वल टू 6t/4, दैट मीन्स 3/, आंसर क्या आ गया अपने पास? 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ए पार्टिकल एग्जीक्यूट इनर सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन ए पार्टिकल, एम्पलीट्यूड दिया 3 सेंटीमीटर, पार्टिकल इज एट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन। आखिरी में उसने क्वेश्चन में मेंशन किया है टाइम पीरियड, तो अपन वेलोसिटी का फॉर्मूला देख लें, v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। वेलोसिटी क्या है? इक्वल टू दैट ऑफ इट्स एक्सेलरेशन, दैट मींस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर y। दोनों को इक्वल कर दो, ये एक्सेलरेशन है, दोनों को इक्वल कर दें, ओमेगा स्क्वायर y इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। एक ओमेगा कैंसल, ध्यान दो इस ओमेगा की जगह आएगा 2π/t, टाइम पीरियड, डिस्प्लेसमेंट कितना है 2। यहां से और ध्यान दें तो यहां पर एम्पलीट्यूड 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, सेंटीमीटर को अपन चेंज नहीं करने जा रहे हैं। आपके पास आ गया 2π डिवाइडेड बाय t इंटू 2, 9 माइनस 4 कितना आएगा 5, तो ये आ गया अंडर रूट 5, t ऊपर 5 नीचे, तो आंसर आ गया 2 इंटू 2 4π डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5। देख लो कौन सा ऑप्शन है, क्या आ रहा है? सी। उसने ध्यान देना बोला है वेलोसिटी इक्वल टू दैट्स ऑफ एक्सेलरेशन, मतलब वेलोसिटी के फॉर्मूले को किसके इक्वल कर दिया है? एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद भी कर लेना जो आंसर अपने पास आता है। अपने को ध्यान देना है, दो डिस्प्लेसमेंट दिए हैं x1 और x2, अभी जो फॉर्मूला लगा है वही लगा देते हैं। v1 इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, सही है। स्क्वायर कर लें तो v1 स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, और ये अंदर स्क्वायर में होगा a स्क्वायर x1 स्क्वायर। सेम ऐसे ही v2 लिख लेते हैं, v2 स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, साथ में कौन है? a स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। कर लिया सॉल्व। अब दोनों को माइनस कर लो, इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर दो? माइनस, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। माइनस करें तो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, दोनों के पास ओमेगा स्क्वायर है, कॉमन निकाल दो, इसके पास है a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। अब माइनस यहां लगेगा तो ये माइनस ये क्या हो जाएगा? प्लस, तो a स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। आप ध्यान दो a स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। x2 को पहले लिख देते हैं क्योंकि वो प्लस में है, और x1 को कहां लिख देते हैं? वो है माइनस में। डिवाइड कर लें तो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, और ओमेगा का स्क्वायर हटा दें तो इस पे क्या लग जाएगा? अंडर रूट, और ओमेगा बचा है उसकी जगह क्या लिख दें? 2π/t। डिवाइड मतलब पलटा दो, तो t/2π इक्वल टू अंडर रूट x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय t2, डिवाइडेड बाय क्या है अपने पास यहां से?
v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। ध्यान से आंसर दिख गया अपने को, 2 पाई का ऊपर बस मल्टीप्लाई करना है। आंसर कहाँ है अपने पास, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। फॉर्मूला याद भी रख लेना, इंपॉर्टेंट है ये। बस ध्यान देना है जो वैल्यू बड़ी दी है, जैसे डिस्प्लेसमेंट 2 दिए हैं 8 और 10, तो अपने को 10 पहले रखना 8 बाद में। वेलोसिटी जो 2 दी है 5 और 4 या 6 और 8, तो अपने को बड़ी वेलोसिटी पहले कर देनी है बस। क्वेश्चन नंबर 46, टू नियरेस्ट हार्मोनिक्स ऑफ ए ट्यूब क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का अगर आपको याद हो तो फ्रीक्वेंसी रेशियो, किसका रेशियो, आवृत्ति का जो रेशियो है वो अपने को क्या मिला है, ध्यान देना। मैं रेशियो से डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूं। 1 3 5 7 9 11, फिर उसके बाद 13 15 और आगे जाने दें तो अपने पास कौन सा आ रहा है, 17 19 21 और देखो 23 25 आगे जाता जाएगा। मतलब ऑड नंबर्स के रेशियो है, विषम संख्या का अनुपात है। अब अपने को उसने बोला है ओपन एट अदर एंड आर 220 260 नियरेस्ट है, मतलब 220 के बाद सीधा कौन आना चाहिए, 260। व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो अगर अपन इमेजिन करें फंडामेंटल 10 है तो अपन इसको लेकर जाए 10 30 50 70 90 110, मतलब ये फर्स्ट ऑप्शन अपन चेक कर रहे हैं। तो 10 के बाद 30 आएगा, फिर 50 आएगा, ऐसे करते करते जब अपन यहां पहुंचेंगे तो आएगा 210, फिर आएगा 230 और फिर आएगा 250। आप बहुत ध्यान दो तो इसमें 220 आया ही नहीं, 260 भी नहीं आएगा, दैट मीन्स ये आंसर नहीं है। तो ए ऑप्शन कैंसिल हो गया। 20 वाले को चेक करें तो 20, फिर 3 से मल्टीप्लाई करो 60, 5 से मल्टीप्लाई करो 100, 7 से करो 140, 9 से करके मल्टीप्लाई देखो 20 वाले को तो कितना आएगा 180, फिर 11 से करो तो आएगा 220, तो 220 तो आ गया। लेकिन जैसे ही 30 से मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो कितना आ गया 260, दैट मीन्स 220 भी आ गया और 260, और इनके बीच में कोई नहीं है, दैट मीन्स ये नियरेस्ट हो चुके हैं। और नियरेस्ट है तो अपने पास जो आंसर है वो क्या है 20। 30 वाले को भी आप चेक कर सकते थे, तो 30 3 से मल्टीप्लाई किया 90, 5 से किया तो 150, 7 से किया तो 210 और 9 से मल्टीप्लाई किया तो 270, दैट मीन्स इसमें कोई भी नहीं आया। तो अपने पास जो आंसर है वो सेकंड है और बाकी सारे ऑप्शन क्या हैं, गलत। क्वेश्चन नंबर 47 में आ जाते हैं। इफ n1 n2 n3 आर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ टू सेगमेंट्स इनटू व्हिच ए स्ट्रिंग इज डिवाइडेड, तो स्ट्रिंग के लिए जो अगर देखें फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी न्यू, सही है, फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू होता है 1/2L अंडर रूट T बाय M। दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी न्यू की जगह n लिख लेते हैं, n इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, L के। अब उसने बोला देन द ओरिजिनल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ n ऑफ द स्प्रिंग, तो स्प्रिंग के कितने पार्ट है, 3, 1 2 3, और तीनों को अपन ऐड कर दें वापस, तो इसमें लेंथ क्या दिख रही है, L1 L2 और L3, दैट मीन्स टोटल लेंथ इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3। तो L इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो 1/L इक्वल टू 1/N1 प्लस 1/N2 प्लस 1/N3, यही आंसर है। कहाँ है आंसर, देख लो, ये आंसर है। ध्यान रखना स्ट्रिंग में वेव्स के लिए फॉर्मूला है ये 1/2L अपॉन अंडर रूट में क्या है T बाय M, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट T मतलब टेंशन के है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, मास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, द फॉलोइंग 4 वायर्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, विच ऑफ दीज हैव लार्जेस्ट एक्सटेंशन, द सेम टेंशन इज अप्लाइड। तो यहां पर जैसे ही बात की लेंथ को खींचने की, तो लेंथ को खींचने के लिए आप ध्यान देना यंग मॉड्यूलस y इक्वल टू होता है FL A डेल्टा है, सही है। अगर यहां पर ये हुक्स लॉ है, ध्यान देना, अपन बोल सकते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, प्रतिबल अपॉन विकृति। यहां पर ध्यान दें तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल A दैट मीन्स है रेडियस का स्क्वायर, दैट मीन्स डायमीटर का स्क्वायर, मतलब y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L और डायमीटर स्क्वायर। तो पहले वाले के लिए चेक करें, फर्स्ट ऑप्शन A, ध्यान देना y क्या होगा, तो लेंथ है 50 और डायमीटर है 0.5 का स्क्वायर 0.25, तो इसको ऊपर ले जाओ तो ये 2 जीरो जाएंगे, 25 दूनी 50, मतलब सॉल्व करें तो आंसर आ रहा है अप्रॉक्स 200।
बी ऑप्शन में जाते हैं तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना है 100 और 1 का स्क्वायर, तो 100 अपॉन 1 का स्क्वायर, तो ये तो 100 के अप्रॉक्स में वैल्यू आएगी, अपन मिलीमीटर सेंटीमीटर नहीं यूज करना चाह रहे हैं। फिर सी वाले ऑप्शन में क्या दिया है, तो 200 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4, सॉल्व करेंगे तो 50 आ जाएगा। फिर अपन ने डी ऑप्शन चेक किया तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना है 300 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9, तो ये तो अगर ध्यान दो तो ये और वैल्यू कम हो गई, मतलब सबसे ज्यादा वैल्यू किस में आ रही है ए में, तो लार्जेस्ट एक्सपांशन जो होगा या एक्सटेंशन होगा किस में होगा ए में। ध्यान देते हैं 49 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको बोल सकते हैं कि याद भी कर लेना अपने टर्म में। अगर अपन देखें तो h इक्वल टू, या अपन देखें तो h2t cos थीटा अपॉन में आएगा रो जी, या अगर अपन यहां से ध्यान दे तो हाइट ना निकाल कर अगर अपन फॉर्मूले को चेक करें तो यहां से अपने को h रो जी, यहां से h रो जी को सामने ले जाओ तो h रो जी इक्वल टू 2t cos थीटा, यहां से दिख रहा है कि रो और cos थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दैट मींस जिसके लिए cos थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी डेंसिटी क्या होना चाहिए कम। लेकिन अगर आपको याद हो तो cos में जो वैल्यू है तो 0 की वैल्यू 1, यहां से देखें तो 90 की वैल्यू 0, दैट मींस थीटा इंक्रीज होने पर cos थीटा क्या हो रहा है डिक्रीज, तो दैट मींस अपन बोल रहे हैं cos थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा, क्या बोल रहे हैं cos थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा, और cos थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, दैट मींस डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा, घनत्व कोण के क्या होगा व्युत्क्रमानुपाती। तो यहां पर क्वेश्चन में मेंशन किया है रो 1 रो 2 रो 3, तो रो 1 इज ग्रेटर देन रो 2 और रो 2 इज ग्रेटर देन रो 3, तो यहां से इनवर्सली है तो अपन बोलेंगे थीटा 3 इज ग्रेटर देन थीटा 2 और थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। ऐसे ऑप्शंस पे जाएं तो अपने पास ये तो गलत है, ये भी गलत है, बचा कौन सा बी और सी। अब बी और सी में डिपेंड है पाई, पाई बाय 2 और पाई बाय 2 0, तो आप ध्यान देना कोई भी कैपिलरिटी की बात करें तो उसने बोला है राइज टू द सेम हाइट, मतलब पानी कहां जा रहा है ऊपर, राइजेस अप, तो राइज अप होता है जब अपन बात करें कुछ इस टाइप की कॉनकेव शेप की, मतलब जो वाटर का सरफेस से शेप बनाएंगे वो कैसा होगा कॉनकेव, और अगर अपन बोल करें फॉलिंग डाउन मतलब जब पानी नीचे जाएगा तो एंगल बनेगा कुछ इस टाइप से, मतलब एक्यूट और ऑब्ट्यूज, मतलब अपन बात करें न्यून कोण और अधिक कोण की। तो अगर यहां पर आप ध्यान दो वैल्यूज को समझने की कोशिश करना, इसमें जो वैल्यू है मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर मिनिमम और पाई बाय 2 पर क्या होता है मैक्सिमम, मतलब जब पानी ऊपर जाएगा तो जो एंगल होगा वो 90 से क्या होना चाहिए कम, और जब पानी नीचे जाएगा तो एंगल होना चाहिए बिटवीन पाई बाय 2 टू पाई, तो अभी एंगल इसके बीच में है और इनके बीच में 3 और एंगल हैं, तो सबसे ज्यादा कौन होगा पाई बाय 2, उससे कम में सारे हो सकते हैं, तो उससे कम थीटा 2, फिर थीटा 3, थीटा 2, थीटा 1, और लास्ट में आ गया 0 डिग्री, और 0 डिग्री के इक्वल भी हो सकता है क्योंकि उससे कम एंगल होगा पॉसिबल ही नहीं है। तो अपने पास आंसर आ गया है आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50 पर आ जाते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर उसने बोला है F is the force acting on a particle having position vector r and tau. Be the torque of this force about the origin. Then ये अपने को कुछ दिए हैं, तो आपको अगर याद हो टाउ इक्वल टू होता है r क्रॉस f, दैट मीन्स आपको याद हो तो I क्रॉस j इक्वल टू k, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है क्रॉस के बाद वो परपेंडिकुलर होगा I के भी J के भी, दैट मींस टाउ परपेंडिकुलर होगा R के साथ भी और टाउ परपेंडिकुलर होगा F के साथ भी। ध्यान देना टाउ परपेंडिकुलर होगा R के साथ भी और टाउ परपेंडिकुलर होगा किसके साथ F के साथ। ध्यान रखना क्रॉस प्रोडक्ट में जो रिजल्टेंट है टाउ वो दोनों के क्या होगा परपेंडिकुलर, मतलब नॉर्मल होगा, लंबवत होगा, और दो लंबवत सदिशों के लिए डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस 90, परपेंडिकुलर है तो कॉस 90 और कॉस 90 क्या होगा 0, दैट मींस टाउ और आर का जो प्रोडक्ट है टाउ डॉट आर वो भी 0 और टाउ डॉट एफ वो भी क्या हो जाएगा
जीरो। तो टाउ डॉट आर भी जीरो और टाउ डॉट एफ भी जीरो, तो इसमें जीरो नहीं है, ये नहीं है आंसर, ये तो हो ही नहीं सकता, जीरो से ज्यादा दे दिया। इसमें देखो दोनों क्या दिए हैं, जीरो, तो दैट मीन्स अपने पास आंसर क्या है, सी। मतलब अपन ध्यान रखना, दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। ये हो गए अपने सारे क्वेश्चंस, बाकी अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं बेटा।